नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, देश की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। अभय सर नमस्कार। अ, कमलनाथ जी भाजपा में शामिल नहीं हो पाए, जो भी कारण रहे हों, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब की दुनिया में बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़बरदस्त फ़जीहत हो गई। और हम्म, जो गोदी मीडिया है उसमें खबर चल रही है कि भाजपा ने इनकार कर दिया कमलनाथ को लेने से। हम्म। इस पूरे एपिसोड को आप किस तरीके से देखते हैं? इस मामले में मैं कहूंगा गोदी मीडिया जो खबर चला रहा है वो मोटे तौर पर ठीक लगती है। देखिए, कमलनाथ की अगर चलती और कमलनाथ के मन की अगर हो जाती तो भाजपा उनके प्रस्ताव पे मान जाती या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा पे फैसला हो जाता 19-20 पे। तो वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में या कल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में चले जाते, अपने दल बल समेत, साथ में कुछ कुछ विधायक भी ले जाते और अपने बेटे को भी ले जाते। अ, देखिए, ये इस तरह के जब दल बदल होते हैं इतने बड़े नेता के, तो उसमें एक बहुत ही तगड़ा और बहुमुखी सौदा होता है। इस सौदे में मंत्री पद शामिल होता है, इस सौदे में लोकसभा के टिकट शामिल होते हैं, विधानसभा के टिकट शामिल होते हैं, राज्यसभा के टिकट शामिल होते हैं, राज्य मंत्रिमंडल में स्थान शामिल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान शामिल होता है, या संगठन में कोई बड़ा अच्छा ओहदा शामिल होता है। बहुत सी बातें इसके अंदर शामिल होती हैं। लेकिन कमलनाथ की मुश्किल ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई थी, एक तो वो उनका विरोध कर रही थी, लेकिन साथ में वो ये भी कह रही थी कि अगर दिल्ली फैसला कर देगी तो हम मान जाएंगे। जैसे कि विजयवर्गीय ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उनके भाजपा में आने के पक्ष में नहीं है, भाजपा में उनको लिया जाए इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्तर पर अगर कोई फैसला होता है तब उसको देखा जाएगा। लेकिन एक एक हिस्सा मध्य प्रदेश इकाई का ऐसा भी था जो कमलनाथ को लिए जाने के पक्ष में भी था, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उनके लिए जाने के पक्ष में नहीं था। लेकिन जैसा कि राजनीति में ऐसे मौके पे होता है कि बड़े नेता एक डिप्लोमेटिक अंदाज में, एक कूटनीतिक अंदाज में बातचीत करते हैं, साफ तौर पर बातचीत नहीं करते हैं, तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। देखिए, अब कमलनाथ दुतरफा खेल खेल रहे थे। वो दिग्विजय सिंह के सहारे और जीतू पटवारी के सहारे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान थे और रहेंगे, आज भी निष्ठावान हैं। अब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैं उनसे रोज बातचीत कर रहा हूँ, लगातार फोन पे बातचीत कर रहा हूँ, कमलनाथ नहीं जा सकते। इधर जीतू पटवारी कह रहे थे कि मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई है और कमलनाथ ने साफ कहा है कि जीतू मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है और ये सब हो रहा है, ये एक तरफ। लेकिन इस पूरे दौर में एक बार भी उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आकर ये बातें नहीं कही। अगर वो इतने ही कांग्रेस के प्रति निष्ठावान थे तो वो स्वयं मीडिया के सामने आकर ये बातें कह सकते थे। उनका बेटा ये बातें कह सकता था। उनके बेटे ने इस बात की कोई सफाई नहीं दी कि उसने अपने अधिकृत अकाउंट से कांग्रेस का लोगो क्यों हटाया और उस भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, मेरे परिवारजनों वाली। तो पूरी तरीके से उन्होंने अपनी जमीन सेट कर ली थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना है। अब ये दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके मन के डील के ऊपर, उनके मन के सौदे के ऊपर राजी नहीं हुई। इसलिए वो ठन गोपाल लौट सकते हैं। अभी भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद समझौता हो जाए। देखिए, ये बातें हमेशा खुली रहती हैं। हो सकता है कि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं उस वक्त ही कभी कोई चीज बन जाए, दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश लौट जाए और उसके बाद कुछ महीने बाद फिर से समझौते की प्रक्रिया शुरू हो। तो ये सब हो सकता है। कमलनाथ ने अपना फेस सेविंग फार्मूला भी तैयार कर लिया था। एक राहुल गांधी, उन्होंने ये चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया कि भाई आप तो कांग्रेस के बड़े पुराने निष्ठावान वो हैं और कांग्रेस आपका बड़ा सम्मान करती है, आप मत जाइए है। तो ये सब भी बातें कही जा रही। तो कुल मिलाकर इस तरह से पूरा गेम खेल इस तरीके से बनाया गया था ताकि चित भी मेरी रहे, पट्ट भी मेरी रहे। अगर जाना होगा भाजपा में, सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि भाई हम कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा था, कांग्रेस का कोई भविष्य हमें नहीं दिख रहा था, हम चले गए भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री की नीतियों से हम प्रभावित हैं और प्रधानमंत्री ही देश के एकमात्र भविष्य हैं। ये बात कह सकते थे बड़े आराम से। नेताओं को अपना चेहरा बदलते में कोई देर तो लगती नहीं है, और वरना कांग्रेस के प्रथम निष्ठावान हैं। तो ये सारा खेल चल रहा था। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो
उनकी कमलनाथ की जो गोटी है, राजनीतिक गोटी लाल नहीं हो पाई, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भविष्य में भी नहीं होगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीत ली थी, केवल छिंदवाड़ा की सीट वो हार गए थे। इस बार कमलनाथ अगर उधर चले जाते तो छिंदवाड़ा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती थी। फिर तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चीज रहती नहीं जो 2019 के संदर्भ में उसको जीतने की संभावना हम मान सकते। तो इस तरीके से पूरा खेल खेला गया है और ये सब मीडिया के सामने, सबके सामने पूरी तरीके से साफ है। मीडिया में इस पूरे सौदे को, पूरी चर्चा को तार तार करके पेश कर दिया है कि ये मांगा जा रहा था, ये नहीं मांगा जा, ये नहीं दिया गया, ये मांगा जा रहा था, ये नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर अगर कमलनाथ कांग्रेस में रह भी जाते तो कांग्रेस में उनकी स्थिति अब काफी कमजोर हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, कांग्रेस में तो मेरे ख्याल से उनकी साख खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। वैसे भी कांग्रेस ने जब वो चुनाव हारे उसके बाद में आप देखिए कि उनसे कांग्रेस ने इस्तीफा लिए बिना ही दूसरा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया। बिना उसकी प्रतीक्षा किए बिना कांग्रेस ने जीतू पटवारी को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसी से संदेश उनके लिए साफ था कि भाई कांग्रेस के अंदर अब आपका कोई को बहुत ज्यादा बनने वाला नहीं है। वैसे भी राहुल गांधी से कमलनाथ की बनती पटती नहीं थी। अभी ये प्रकरण दल बदल की कोशिश शुरू करने से कुछ दिन पहले ही वो राज्यसभा की एक सीट के लिए राहुल गांधी की पसंद का विरोध कर चुके थे। राहुल गांधी जयंती नटराजन को चाहते थे, लेकिन वो दिग्विजय सिंह के साथ मीनाक्षी नटराजन को है मीनाक्षी नटराजन मीनाक्षी नटराजन को चाहते थे और वो तो इस तरीके से लगातार चल ही रहा था। तो कमलनाथ की स्थिति कांग्रेस में चुनाव हारने के बाद बिल्कुल कमजोर हो गई थी। आलोक शर्मा ने ये तक कह दिया था कि जब आलोक शर्मा से ये 4 PM तक पूछा गया कि जब कांग्रेस ने इतने एंकरों को, कुछ एंकरों के साथ में कार्यक्रम करने से मना कर दिया है, तो उस वक्त नाविका कुमार को अपनी हेलीकॉप्टर में बिठा के कमलनाथ वहां क्यों घूमते। जब इस पे आलोक शर्मा ने कहा कि अफसोस जताया कि हाँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो उचित नहीं लगता है, तब फिर कमलनाथ ने आलोक शर्मा को पृष्ठभूमि में भेजने के लिए, हाशिए में डालने के लिए बहुत दबाव बनाया। कुछ दिनों के लिए अपने दबाव में कामयाब भी हो गए, लेकिन अब तो देखिए आलोक शर्मा फिर से टीवी पर आ गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कमलनाथ की हैसियत अब कांग्रेस में कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस दल बदल की विफल कोशिश से पहले थी। क्या हम यह कह सकते हैं कि कमलनाथ और उनके जैसे कई अन्य नेता अपने बिजनेस इंटरेस्ट और राजनीतिक इंटरेस्ट के बीच में एक घालमेल किए रहते हैं और इसी का नतीजा होता है कि वो जहां भी विपक्ष में होते हैं उनकी घबराहट बढ़ जाती है कि हमारा बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो खतरे में ना पड़ जाए, और ऐसे बहुत से नेता हैं। देखिए, हमेशा व्यापार जो लोग व्यापारी होते हैं उनको हमेशा लगता है कि या तो वो सत्ता में रहें या सत्ता में आने की संभावना स्पष्ट है। अब ना इस वक्त सत्ता में है और ना सत्ता में आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है दूर दूर तक। भाई मध्य प्रदेश में कम से कम 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर है। अभी तो ना उम्मीद हो सकता रही हो कि हम जीत जाए चुनाव, बुरे हारे तो बहुत बुरी तरीके से। और उन पर आरोप भी है कि उन्होंने जिस तरीके से चुनावी मुहिम चलाई और जिस ऐसा लगता है कि वो जीता जिताया चुनाव उन्होंने बीजेपी को थमा दिया। और दूसरे उन्हें ये भी लगता है कि केंद्र की सरकार में अब कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है कांग्रेस की वापसी की। उधर महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण चले ही गए हैं कांग्रेस में, वो भी बड़े नेता थे। जैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं तो अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। तो इन तमाम परिस्थितियों में उन्होंने यही ठीक लगा होगा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। आखिरकार उनके पास अरबों की संपत्ति है। उनका बिजनेस इंटरेस्ट कोई छोटा मोटा बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ी दुकान चलाते थे वो। उनके बेटे के पास 6 अरब से ज्यादा की संपत्ति है, खुद उनके पास 1.25 अरब की संपत्ति है। ये उन्होंने हलफनामा चुनाव आयोग को देकर घोषित की है। इससे अंदाजा लग सकता है कि कितना कुछ बड़ा दांव पर है। ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी वाली जो बात है कि वो खुद ही चुनाव हार गए या हारना चाहते थे, क्या आपको इसमें दम दिखता है या फिर ये बस ऐसे ही बातें कहने वाली बातें? कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों चुनाव हारना चाहेगा? देखिए, तार्किक दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया हो और मीडिया और तमाम सर्वेक्षक कह रहे हों यही चुनाव जीतने वाला है,
और वो चुनाव मुख्यमंत्री रह भी चुका हो, ऐसी बात नहीं पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, पार्टी का अध्यक्ष हो, सारे चुनाव की बागडोर उसके हाथ में हो, ऐसा भी नहीं केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो या वो केंद्र की बात मानने के लिए बाध्य हो। कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के आला कमान थे, वो जो चाहते थे वही होता था। आला कमान जब किसी ऑब्जर्वर को भेजता था तो कमलनाथ का मन होता था तो उसको एंटरटेन करते थे, मन नहीं होता था तो उससे मिलते भी नहीं थे। यहाँ तक के 2 या 3 जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक हैं आला कमान द्वारा भेजे गए, इस बात से चिढ़ के वापस लौट गए थे। बाद में रणदीप सिंह हुड्डा आए और उन्होंने उनको रणदीप सिंह आए और वो वहां पर टिक पाए क्योंकि वो कमलनाथ की बातों पर मोहर लगाते रहते थे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कमलनाथ की स्थिति तो बहुत अच्छी थी मध्य प्रदेश में। तो वो अब जो चुनाव जीत सकता था, जिसके बारे में सब लोग कह रहे थे कि चुनाव जीता जाएगा, खुद भाजपा वाले भी ये कहने से कि भाजपा चुनाव जीत जाएगी इस पूरे विश्वास के साथ नहीं कह पाते थे। वो जब हारा तो इतनी बुरी तरह हारा कि कांग्रेस के बिल्कुल धुर्रे उड़ गए वहां पर। तो जाहिर है कि फिर आरोप तो कुछ ना कुछ तो लगेंगे ही, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बनेगी। आज एक और घटना हुई जो अच्छा, और जिस तत्परता के साथ चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने भाजपा में जाने की भी कोशिश शुरू कर दी, उससे भी इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को बल मिलता है। मैं जम्मू और कश्मीर के बारे में बातचीत करना चाह रहा था, जहाँ मुझे लगता है कि 2 जो विपक्षी दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, उनमें एक तरीके से होड़ लगी है कि कौन प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक जाता है। तो आज गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाया कि ये लोग जो है फारूक अब्दुल्ला वगैरह रात में जाकर मिलते हैं। फिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग को मिलना होगा तो दिन में मिलेंगे, हमने आपको राज्यसभा भेजा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो क्या ये लगता है और बिहार में भी इस तरह की स्थिति दिखती है कि जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान एक होड़ लगी है कि हम कौन पीएम के नज़दीक हैं? तो क्या ये प्रधानमंत्री की अद्भुत मजबूत स्थिति को दिखाता है या विपक्षी दलों की लाचारी को? भाई, देश में सबसे ज्यादा मजबूत नेता तो नरेंद्र मोदी ही है। देखिए, नरेंद्र मोदी अब इस देश के, मैं फिर पहले भी कह चुका हूं नई परख के मंच पर, लिख भी चुका हूं इस बात को। आज भी मैंने एक व्यावसायिक कमर्शियल चैनल पर इस बात को जोरदारी के साथ कहा है। नरेंद्र मोदी केवल अब राजनीतिक प्रमुख नहीं रह गए हैं, वो धार्मिक प्रमुख भी है। आपने कभी सुना है, आप इतने दिनों से राजनीति शास्त्र के आचार्य हैं, आप कितने दिनों से आप किताबें लिख रहे हैं, राजनीति शास्त्र को देख रहे हैं ध्यान से, आपने सुना है कि तमाम मंदिरों का उद्घाटन केवल एक पॉलिटिकल लीडर करे? भाई, उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला भी रखी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की। अबू धाबी के मंदिर की का भी उद्घाटन उन्होंने किया। आज उन्होंने कल्की धाम की आधारशिला रखी। जितने भी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया। तो वो तो बाकायदा एक जो इस्लाम में जो खिलाफत का कंसेप्ट है, खिलाफत का मतलब हुआ खलीफा का राज्य। खलीफा का मतलब होता है इस्लाम में जिसके पास राजनीतिक राजनीतिक प्रभुत्व भी हो और जो धार्मिक प्रभुत्व का भी स्वामी हो, यानी जो राजनीतिक मुखिया भी हो, धार्मिक मुखिया भी हो। दोनों अथॉरिटीज, दोनों प्राधिकार जब एक व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं तो वो खलीफा बन जाता है। तो ये खलीफा का पहला मॉडल आदित्यनाथ को, जो कि गोरखपीठ के महंत थे, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने पर सामने आया। इसका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति बिना उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। यानी जो एक मठ का महंत था उसको उन्होंने राजसत्ता सौंप दी। तो वो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के खलीफा हुए। अगर 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 ये भारत, तो इस तरह से देखा जा सकता है, वो हिंदू खलीफा हुए। अब प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री दिन रात मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सब कुछ उसी में लगे हुए, आधारशिला रख रहे हैं। और वो निश्चित रूप से पहले से राजनीतिक प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो माना जा रहा है कि अगले 5 साल फिर रहेंगे प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी की हैसियत तो केवल अब पॉलिटिकल लीडर की नहीं है, उनकी हैसियत एक धार्मिक नेता की भी हैसियत हो गई है। जितने भी बड़े बड़े धार्मिक नेता, संत, महात्मा हैं, सब उनके चरणों में बैठे हुए हैं भाई। वो मैंने कई बार ये सुना है कि जो उनके बहुत कट्टर समर्थक हैं, वो उनको कल्कि अवतारी मानते हैं। तो मुझे लगा था कि आज आचार्य प्रमोद कृष्णम कह भी देंगे कि कल्कि अवतारी नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन शायद इस तरीके से जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे जो नेता हैं, उनकी राजनीति को भी काफ़ी बल मिल सकता है और ऐसा लगा कि जो बल प्रधानमंत्री मिल चुका है, बल मिल गया है। अब उनकी राजनीति तो जो है सातवें आसमान पे उड़ेगी।
भाई प्रबोध कृष्णम तो कांग्रेस में थे, संभल से भी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके थे, हार गए थे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आदमी माने जाते थे। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते थे, और वो टीवी चैनलों पर लगातार आते थे और बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में, बड़े ही चतुराईपूर्ण अंदाज में अपनी बातें कहते थे। उन्हें वाणी पे अच्छा अधिकार है। तो अब उन्होंने कल्की धाम बनाने का फैसला किया है, और संभल एक ऐसी जगह है जहां पर 50% आबादी करीब मुसलमानों की है, और 50% आबादी में पिछड़े वर्ग का बहुत प्रभुत्व है, पिछड़े वर्ग की है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी केवल आज तक दो बार संभल सीट पे जीती है, बाकी समय पे समाजवादी पार्टी जीतती रही है। खुद मुलायम सिंह संभल से एमपी रह चुके हैं, संभल का बहुत महत्व है। अखिलेश भी शायद संभल से रह चुके हैं, और भी लोग संभल से काफी बड़े बड़े नेता हैं, रहे हैं वहां पर। तो ये संभल का बहुत महत्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और संभल अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है तो संभल से लगी जो दूसरी सीटें हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और वो भाजपा के लिए मुश्किल होता है उन्हें जीतना। तो ये जीतना उन्हें भी आसान हो सकता है। कुल मिलाकर 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और 27 सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटें जीत लेती है, 25 सीटें जीत लेती है या 26 जीत लेती है, पूरी 27 जीत लेती है, तो ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सब पूरी पैंतरेबाजी हो रही है, सब कामयाब मानी जाएगी। कल जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई तो उससे एक तस्वीर आई जिसका विपक्षी दलों ने काफी इस्तेमाल किया कि एक बड़ी माला लाई जाती है जिसमें कि घुसने की कोशिश जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी करते हैं, फिर वो किनारे उनको धकेल दिया जाए, खुद ही किनारे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि अब मोदी के आसपास भी ठहरने वाला बीजेपी में कोई नेता नहीं है, सबसे बड़े नेता वही है। मैं तो मानता हूं उन दोनों वरिष्ठ नेताओं उसका प्रयास ही नहीं करना चाहिए था। भाई उन्होंने क्यों प्रयास किया? उन्होंने सोचा होगा अगर हम मोदी जी के साथ उस माला में आ जाएंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार प्रमुखता तो मोदी जी को ही मिलनी थी। अगर वो माला में आ भी जाते तो मोदी जी के पीछे ही खड़े होते। लेकिन वहां तो सवाल यह है कि उनका जो प्रभामंडल है मोदी जी के, उसके इर्द गिर्द भी किसी को नजर नहीं आना चाहिए। तो मोदी जी की जो सर्वोपरिता है उसको अगर कहीं से भी कोई ठेस पहुंचाएगा तो उस ठेस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही वो मोदी जी के मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख मंत्री हो, भले ही मोदी जी की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसको हल्का सा धक्का खाना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ का जो मेयर का जो चुनाव है उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और आज भी कुछ गतिविधियां हुई। कल सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेट पेपर मंगाया है वहां का। इस पूरे घटनाक्रम को क्या हम एक छोटी घटना के रूप में देखें, उससे कुछ हम उम्मीद बांध सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय हो रहा है, किस रूप में देखा जा सकता है इसे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बहुत रेडिकल बातें करता है। कई मामलों में ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे लगा लेते हैं, और उसके बाद उसका फिर जब वो फैसला आता है तो लगता है कि अरे ये तो रेडिकल जो बातें की थी वो तो उनका कोई इन पे फैसले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखता। और हम जिक्र करना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया की जमानत उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। अगर कल सर्वोच्च न्यायालय कर भी देता है, अगर एक बहुत बड़ा फैसला कर देता है और कहता है कि पिछला चुनाव रद्द किया जाता है और दोबारा गिनती होनी चाहिए, अगर वो कहता है कि दोबारा गिनती होनी चाहिए, तब तो आप समझिए कि लोकतंत्र की कुछ रक्षा हो पाएगी। अगर उसने कह दिया दोबारा चुनाव होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि नतीजा नहीं बदलेगा, क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ लिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की संख्या हो गई है 19 और उनकी संख्या रह गई है 17। कुल 36 की संख्या है। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं लेकिन ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर हम अपने लोकतंत्र को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर हम अपने लोकतंत्र में कोई नैतिक आवेश पैदा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर हम अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, तो इसमें हमें अभी तक बार बार निराशा हाथ लगी है और आगे भी निराशा हाथ लगती रहेगी। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यदा किसी वक्त में किसी खास पेचीदा मसले में अगर हस्तक्षेप करे और वहां अपना कानूनी फैसला देकर कुछ करे, बात समझ में आती है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है।
एक खबर आज मैंने पढ़ी और इस तरह खबरें सूत्रों के माध्यम से ही आती है कि अखिलेश यादव ने आखिरकार या आखिरी ऑफर के रूप में कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की हैं। और उसी खबर में एक नीचे था कि जो अजय राय हैं उनका मानना है कि मैं 24 सीटें मिलनी चाहिए। तो 17 सीटें तो मुझे भी, मैं दूर से देखता हूँ यूपी की राजनीति तो काफ़ी ज़्यादा लगती है कांग्रेस के भी स्थिति के हिसाब से। तो क्या कांग्रेस ये मान लेगी या फिर से प्रदेश नेतृत्व हावी होगा और गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा? आपको क्या देखिए, लगता है? 17 सीटों पे कांग्रेस मान जाएगी मुझे लगता है। मुरादाबाद की सीट पे झंझट चल रहा है थोड़ा सा, तो मुरादाबाद की सीट पे अखिलेश कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस कहती है कि एकदम 2019 में अजहरुद्दीन ने सीट जीती थी तो हमको सीट दे दीजिए। तो ये विवाद चल रहा है, ये विवाद भी सुधर जाएगा, दोनों में गठजोड़ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या इससे ये भी हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस बहुत धैर्य के साथ इंतजार करती है आखिर तक कि क्षेत्रीय दल मान जाए, वो रणनीति उसके हिसाब से सही साबित हो रही है? क्योंकि शुरू में तो 11 सीटें मिल रही थी। देखिए, अखिलेश का जो स्वार्थ है वो ये है, कांग्रेस अगर उनके साथ आ जाएगी तो मुस्लिम वोट नहीं बहकेगा। मुसलमान वोट जो है, अगर कांग्रेस को 11 सीटों की बजाय 6 सीटें और देकर मुसलमान वोट को अपनी थैली में डाल लिया जा सकता है पूरा, तो ये अखिलेश के लिए कुल मिलाकर फायदे का सौदा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कोई खास जीतने वाली है नहीं वहां पर। अगर सब लोग मिलकर करते, अगर कांग्रेस के साथ में अभी राष्ट्रीय लोकदल भी होता जयंत चौधरी का, अगर बहुजन समाज पार्टी भी होती, समाजवादी पार्टी भी होती, तो फिर कांग्रेस को उस स्थिति में अगर 10 सीटें भी मिलती, 8 सीटें भी मिलती, 7 सीटें भी मिलती, तो कांग्रेस वहां पर मजबूती से लड़ती और सीट निकालने की स्थिति में बन सकती थी। फिलहाल तो स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब है। अभी तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अमेठी जीतेगी तय नहीं है, कांग्रेस रायबरेली जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तय नहीं है। अमेठी तो कांग्रेस निश्चित रूप से हारेगी, भले ही राहुल गांधी वहां चुनाव लड़े, स्मृति ईरानी ही की जीतने की संभावना वहां पर ज्यादा है। केवल रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पर सोनिया गांधी अगर लड़ती तो शायद वो जीत सकती थी, भले ही उनकी जीत का अंतर काफी कम हो जाता, लेकिन अब तो वो राजस्थान से राज्यसभा में जा रही है, तो रायबरेली की जीत की भी कोई गारंटी कांग्रेस के पास नहीं है। तो कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा किस्मत खराब रही, तो ही कांग्रेस को कोई सीट मिल सकती। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।